सुप्रभात बहनों। आज हम गद्य में नया पाठ पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसके जो रचयिता हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ शुरू करने से पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1959 ईस्वी में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में अनेक उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में जो उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की योगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इसके उपरांत पाठ को पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनका कद थोड़ा न बहुत छोटा न बहुत ऊंचा था। 60 से ऊपर के ही होंगे। उम्र उनकी 60 साल से ऊपर हुई होगी। बाल पक गए थे, बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। टीका चंदन लगाते, गले में जो है तुलसी की जो पवित्र माला है उसको धारण करते थे। ऊपर की तस्वीर से यह न माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। एक सन्यासी की तरह जो है उन्होंने जो है वेश धारण किया हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से वह सन्यासी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पौतों को मैंने देखा था। उनकी पत्नी की मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी बेटे और बेटे की जो पत्नी है उसको मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते हुए, परिवार रखते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों में कौतूहल होता। कभी वह दूसरे खेत में शौच के लिए नहीं बैठते।
वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, साहब कबीर साहब की। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। कबीर जी का जो है दरबार था, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। वहाँ जो है जो खेत में उगाया है उसको सर में रख कर वो ले जाते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजार चलाते। जितना बो रखा है, जितना हो रखा है, उसको सब वहाँ ले जाते। वहाँ से जो प्रसाद के रूप में वापस मिलता उसको लेकर के जो है अपने घर में वह चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। सावन का महीना है, रुपाई का समय है, सारा गांव जो है खेत में जो है रुपाई करने के लिए उतरा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवैया चल रही है, हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये बाल गोविंद भगत हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में बिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक कर धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। सावन के बाद भादों का महीना आ गया। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु जब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पिहुआ चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसको न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक का महीना आ गया है भादों के बाद, और जो कार्तिक से उनकी प्रभातियाँ शुरू होती हैं वो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। सवेरे उठते और सवेरे जो है अपना गायन जो है शुरू कर देते हैं।